सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज की अहम तरीन खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस पर आज सज़ाएँ दी हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत एजाज चौधरी साहब, मियां महमूदुर रशीद और दीगर को 10-10 साल कैद, उमर चीमा साहब भी जो कि साबिक गवर्नर, 10-10 साल कैद उनको सुना दी गई है। ताहम शाह महमूद कुरैशी को इस केस में बरी कर दिया। मेरे ख्याल हार्डली 1-2 केसेस और है शाह महमूद कुरैशी पे, और कभी उम्मीद है कि अगर उसमें भी उनको ज़मानत मिल जाती है तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो जाएंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट उसके साथ चीज़ है वो ये कि एक और लेटर कोर्ट लखपत से आया है, लेकिन उसका जो उन्वान है वो है ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, सिर्फ सियासत। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बातचीत के अमल को हौसला अफजा करार दिया है। अब मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मौलवी महमूद और चंद और लोग जो एक मुफाहमती मिशन लेकर निकले थे। हम बारहा ये सुनते थे फवाद चौधरी साहब से और दीगर से कि कुछ इक़दामात हुकूमत को या दूसरी तरफ CBM के तौर पर कर रहे होंगे, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर की रिहाई का मामला भी हो सकता है। लेकिन 9 मई केस में 10-10 साल कैद के बाद या सज़ा के बाद फवाद चौधरी साहब इस मुफाहमती मिशन को किधर देखते हैं, गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, वो जो आपके CBM का जो एक ब्रिज था वो फ़िलहाल धड़ाम से गिरता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि आप पर उम्मीद थे कि जी CBM के तौर पे यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा कर दें, मियां महमूदुर रशीद साहब को या उमर चीमा या एजाज चौधरी साहब वगैरह वगैरह। ऐसा ना हो सका। इसको क्या कहूँ मैं, मुफाहमती मिशन की नाकामी? नहीं, देखिए बात यह है कि सजाएं वगैरह जो है ना, इसलिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि इन केसेस की भी कोई ऐसा उस तरह की अहमियत नहीं है। ये केसेस तो इसीलिए चल रहे हैं ना कि आपकी जो बातचीत है या मुफाहमत है वो नहीं हुई, और जो ही मामला जो है वो सियासत के मामला जो है वो बेहतर होंगे तो ये केसेस भी जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। जब नवाज शरीफ साहब को सजाएं हो रही थी तो आपको याद होगा उसी वक्त उनकी मुफाहमत की गुफ्तगू भी जो है वो चल रही थी। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। मैंने पहले भी ये कहा है कि देखिए 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है और इमरान खान है। अगर तीनों साइडों में ये ख्वाहिश होगी कि मुल्क का टेम्परेचर नीचे लाना है, सियासत जो है उसको कोई हमने नॉर्मलाइज करना है, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट रिलीफ नहीं देती और वो ये समझते हैं कि नहीं हमने डंडे मुक्के से ही मुल्क चलाना है, तो फिर तो देखिए जाहिर है कि आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। हमारी कोशिश ये है कि अगले हफ्ते जो है वो हमारी दोबारा मुलाकात हो सके कोर्ट लखपत में, और जो हमारा एजेंडा है वो हमारा एजेंडा यही है कि माहौल बेहतर हो, और माहौल बेहतर करने के लिए ये जो 5 लोग हैं इनका बाहर आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर शाह महमूद कुरैशी अकेले भी बाहर आते हैं तो देखिए उनकी भी पोजीशन को कंट्रोवर्शियल करने वाली बात है कि वो अकेले बाहर आ जाएं, बाकी जेलों में रह जाएं। अगर ये 5 लोग बाहर आएंगे तो ही एक PTI के अंदर फिर एक ऐसा धड़ा होगा, ग्रुप होगा जो कि इमरान खान से बातचीत करने के काबिल होगा। आपकी इस तमाम तर गुफ्तगू से मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई कैन स्मेल द फर्स्ट स्टेप और -1 फार्मूला। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाते हैं, दीगर बाहर आ जाते हैं, PTI का एक धड़ा, आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया, और इमरान खान साहब जेल में भी रहते हैं, तो कम से कम PTI की गाड़ी चल पड़ेगी। फवाद चौधरी साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुफाहमत कोर्ट लखपत से नहीं, कोर्ट अडियाला से होनी है। जिस दिन इमरान खान ने फैसला किया कि मुफाहमत होनी है उस दिन होगी, अदरवाइज कोई भी चाहता रहे, कोर्ट लखपत चाहता रहे, फवाद चौधरी चाहते रहे, नहीं हो सकती। तो असल मुलाकात तो आपको वहाँ करनी है। नहीं, लेकिन नादिया मसला ये नहीं है। मसला पहले तो आपने कहा कि माइनस इमरान खान, तो मुझे आप जरा समझाएं कि इमरान खान को माइनस किससे करना है? किसी से नहीं करना, वो जेल में रहे, PTI चलती रहे शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में, फवाद चौधरी साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। सही, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो इमरान खान के बगैर PTI कैसे चलेगी? अभी भी तो चल रही है ना। इसको जो अगर आप चलना कहते हैं इसको तो क्यों 8 फरवरी ना 8 फरवरी को जो वोट पड़ा
इमरान खान कोई पढ़ा ना, तो वही तो आगे भी पढ़ता रहेगा। इमरान खान जेल में रहेंगे, नाम उनका इस्तेमाल होता रहेगा, हमदर्दी के 4 स्टेटमेंट्स आते रहेंगे और गाड़ी चलती रहेगी। क्या बुरा है? यानी बेसिकली तो फिर इमरान खान की हमायत से ही चल सकता है ना कोई, तो फिर माइनस क्या हुआ? मतलब जेल में रहेंगे ना, पीटीआई चल पड़ेगी। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो कुछ भी होना है वो इमरान खान की मर्जी और मंशा के बगैर तो नहीं हो सकता ना, या हो सकता है? मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि फिर वो चाबी तो अडियाला में है, वो लखपत में नहीं है। आप लखपत जाके ना कोशिशें करें, आप अडियाला जाके कोशिश करें। नहीं, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करें ना कि आपने अपनी एनोलॉजी को खुद ही गलत साबित कर दिया है। पहली बात तो ये हो गई कि जो कुछ भी होना है वो इमरान खान के बगैर नहीं होना, और माइनस इमरान खान नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड आए, अब आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्टीमेट बातचीत जो है वो अडियाला में होनी है, लेकिन मुझे आप बताएं अडियाला में बातचीत कौन करेगा जाके? अगर आपका कौन, मसलन ये जो सलमान राजा वगैरह है, हमारे दोस्त गौहर साहब हैं, वकास वगैरह हैं, ये इमरान खान को जिंदगी में 4 नहीं तो 5 दफा मिले होंगे, या ये 9 मई के बाद जो है जब से वो जेल में है उससे पहले वो जिंदगी में 3-4 दफा इमरान खान को मिले। इमरान खान उनको नहीं जानते, वो इमरान खान को नहीं जानते। तो कोई धड़ा, कोई लोग चाहिए ना जो इमरान खान को जानते हों, उनसे बात कर सकें। तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, इजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा है, जो 20-20 साल से जिनका इमरान खान से ताल्लुक है, दोस्ती है, वो उनको समझते हैं, वो उनको समझते हैं। तो जो भी बातचीत होनी है वो उन लोगों ने करनी है ना, जिन लोगों का, जिनको इमरान खान जानते हैं और जो इमरान खान को जानते हैं। लिहाजा जब तक ये धड़ा, ये लोग, ये जो ग्रुप है, इसको रिलीज नहीं किया जाता तो आप बातचीत किससे करेंगे? सोहेल अफरीदी के पास ऑफिस जरूर है। बिल्कुल ठीक आपकी बात। अगर मैं बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है कि वो लोग अगर कन्वेंस करें, खैर खान साहब तो आपको भी जानते हैं, ऐसा नहीं है आप कसरत नफ्सी से काम ले रहे हैं, लेकिन मामला इतना सा है कि इसका मतलब है कि अगर उनकी रिहाई नहीं हो रही और उनको 10-10 साल कैद सजाएं हो गई, इसका मतलब है कि दूसरी साइड पे मफाहमत उनकी प्रायोरिटीज में नहीं है, यानी वो मफाहमत नहीं चाहते। सिंपल इज दैट। नहीं, अगर वो नहीं चाहेंगे मफाहमत तो फिर देखें नहीं होगी। आज की सजाएं तो यही कह रही है ना सर। इन सजाओं से ज्यादा अभी हमें पता चल जाएगा हफ्ते 10 दिन में, वी विल नो कि वो किस तरह से चाहते हैं। देखिए ना, सीधी बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, इमरान इस्माइल हों, फवाद चौधरी हों, महमूद मौलवी हों, असद उमर हों, अली जैदी, कोई भी और आदमी हो, वो अपनी बल के ऊपर तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, अपना इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पार्टी का इलेक्शन उन्होंने क्या लड़ाना। जब तक इमरान खान की सपोर्ट और हमायत नहीं होगी तो वोट नहीं है उनके साथ। इस वक्त फिनोमेना तो इमरान खान है ना। तो अगर हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उन्होंने इसी तरह से मुल्क चलाना है और वो समझते हैं कि मुल्क इस तरह से ही चल रहा है, देखो ना, पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो मुल्क जिस तरह से चल रहा है उसके नतीजे में जो हमारी मिडिल क्लास है, 50,000 से 3 लाख रुपए महीना कमाने वाली, उनकी कमर टूट गई है, फार्मर की कमर टूट गई है, पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई है, रियल एस्टेट जो है वो बैठ गई है, उसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन बैठ गई है, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में पैसे लगाने को तैयार नहीं। अगर आप इतने ज्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर के साथ समझते हैं कि मुल्क सही चल रहा है तो देखो फिर मैं और आप तो नहीं कन्विंस कर सकते ना, हमारी तो पोजीशन नहीं, हम तो बात ही कर सकते हैं। चले, आपने तो एक ऑफर भी की हुई है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बिलियंस में इन्वेस्ट करेंगे अगर खान साहब की रिहाई हो जाए, तो ये डील कहीं पहुंची किसी के कानों तक? कोई हौसला अफजा जवाब आया आपको? हमने जो रेलिवेंट कान है उन तक तो पहुंचा दिए, और आई कैन टेल यू के जो रिएक्शन है वो भी नेगेटिव उतना नहीं है उस तरह से जिस तरह से बहुत लोग समझते हैं, या जिस तरह से अभी आपने कहा कि वो नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। हमने जितने भी हुकूमत के लोगों से बात कही है वो समझते हैं कि टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। अब हतमी फैसला तो जाहिर है कि हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर करना है, हमें पता चल जाएगा आने वाले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी गैर मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इमरान इस्माइल साहब और मौलवी महमूद साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी बेसिकली वो वार्न कर रहे थे और कि जो पीटीआई में बड़ी तादाद में पीटीआई जो है वो फैज़ हमीद के फैज़ से फैज़याब होती रही है। फिर उन्होंने कहा कि जी जो फैज़ हमीद से फैज़याब हुए हैं
उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और वो होशियार हो जाए। पीटीआई ये किसको बता रहे थे, किसको डरा रहे थे, किसको धमका रहे थे और कौन कौन पीटीआई में फैज़ हमीद के फैज़ से फैज़याब होता रहा है, जिसके लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे थे मौलवी महमूद साहब और इमरान इस्माइल साहब? सच्ची बात यह है कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी नहीं है और ना ही मुझे पता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका क्या लुबे लबाब था, क्या वजूहात थी, क्या चीज़ें थी। बट देखिए, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमने जो भी इदारे में लोग होंगे, जो भी यहाँ पे होगा, हमने उसके साथ काम करना है और हमने अपनी चीज़ें आगे बढ़ानी है, टेम्परेचर्स नीचे लाने हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि मतलब कम अज़ कम मैं तो ये नहीं समझ कर सकता कि एक ही आदमी जो है वो अगर मुसीबत में हो तो सारे उसके पीछे पड़ जाएं, वो भी मुनासिब नहीं है। और जो आने वाले लोग हैं, हमारे ताल्लुकात उनसे भी अच्छे होने चाहिए और जो भी होगा, जो भी चला रहा है, हमारा उसके साथ ताल्लुक अच्छा होना चाहिए और अच्छा ही रहेगा। कोशिश तो हमारी है कि अच्छा हो। फवाद चौधरी साहब, आपकी ख्वाहिश ठीक है, दुरुस्त होगी और यकीनन है भी कि पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होना चाहिए और ये पीटीआई के को सूट भी करती है। गवर्नमेंट को सूट नहीं करती। पीटीआई गवर्नमेंट को सूट इसलिए नहीं करती कि अगर आप जो अवामी इशूज़ गिनवा रहे हैं उससे तो हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना होता तो गवर्नेंस के मामलात बेहतर हो चुके होते। उनको पता है ना उनके वोटों से आए हैं, ना उनके वोटों से अगली दफ़ा आना है, ना बैठे हुए हैं तो उनके वोटों से आना है। अब रह गया मामला उनकी अपनी सियासत का, तो उनकी सियासत आपको पता है किस चीज़ों पे खड़ी हुई है। कोई बयानिया उनके पास है नहीं। पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई रहेगा, दोनों तरफ जो है वो गुस्सा रहेगा, ताल्लुकात ख़राब रहेंगे, तो उनकी सियासत ना सही हुकूमत चलेगी। तो मुझे ये समझाएं कि हुकूमत कैसे चाहती है और कैसे उसको सूट करेगा कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। देखिए, यही सवाल इमरान इस्माइल ने अयाज सादिक साहब को किया और उन्होंने उनको कहा कि आप क्या समझते हैं कि लोगों का ख्याल ये है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका इंटरेस्ट ये है, हुकूमत का इंटरेस्ट ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई आपस में लड़ती रहे और हम हुकूमत करते रहें। तो तासुर ये है कि आप नहीं चाहेंगे कि टेम्परेचर नीचे हो। तो अयाज सादिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखें, टेम्परेचर नीचे होगा तो हुकूमत हो सकेगी, अगर टेम्परेचर ऊपर रहेगा तो फिर हुकूमत भी नहीं हो सकती। और हम इस सारे फेज से इतनी दफ़ा गुजर चुके हैं कि हमें अच्छी तरह एहसास है ये मामला जो है वो इस तरह से नहीं चलते। इसलिए टेम्परेचर नीचे लाना जो है वो हुकूमत के भी इंटरेस्ट में है। और यही बात हमें जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, उनके बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनका भी यही तासुर था कि वो टेम्परेचर, और उन्होंने अपनी बताया आप पूरा कि हमने क्या उनके इस तासुर से। देखिए, मेरे ख्याल में हर ग्रुप में हॉक्स भी होते हैं और फिर डॉल्स भी होती हैं। जो हॉक्स हैं वो भी होंगे जो समझते होंगे कि नहीं, हमने तो डंडे मुक्के मार के हर चीज ठीक कर ली है और अब क्या जरूरत है बातचीत करने की। लेकिन ये भी लोग होंगे जो समझाते हैं कि देखें, आपने इंटरनेशनल इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की लेकिन वो पाकिस्तान में ट्रांसलेट नहीं हो रही, और वो पाकिस्तान में सिर्फ तब ट्रांसलेट होंगी जब आप पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करेंगे और रियाज जो हमारी सियासत है वो रूटीन में आएगी। ये पॉइंट ऑफ व्यूज अब मेरे ख्याल में नून लीग के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जो समझते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने में मुल्क का फायदा है। आप क्या समझते हैं? इमरान सबको छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब क्या समझते होंगे? नवाज शरीफ साहब का रोल तो देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनकी 50 साल पे मुहित उनकी सियासत है। हमारी तो इतनी उम्रें नहीं जितने उन्होंने होते, कितने अस्सियों से भी होतों पे हैं। और वो अगर चाहें कि पाकिस्तान के अंदर, जाहिर है वो ही इज अ विटनेस टू हिस्ट्री, पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ऊंच नीच देखी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में भी बड़ी ऊंच नीच देखी है। तो हम उनसे कभी मुलाकात हुई नहीं है और उनके जो व्यूज हैं, प्राइवेट व्यूज हैं, जो लोग उनके काफी करीब हैं वो और चीज बताते हैं, उनके पब्लिक व्यूज बड़े और हैं, तो वी डोंट नो। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बरतरफी का मामला हुआ कल, और इसका तरीक़ेकार, आप ख़ुद भी एक वकील हैं सीनियर, इसके तरीक़ेकार दुरुस्त अमल था ये? नहीं, देखो वो तो आर्टिकल, ये तो अजीबोगरीब फैसला है ना। आर्टिकल 209 जो है आप पढ़ें तो उसके शुरू में लिखा हुआ है कि जज जो है उसको किसी और तरीके से नहीं हटाया जा सकता एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 209। अब देखिए इसका नुकसान क्या होगा। अगर ये, इसका नुकसान ये होगा कि आप सारे जो जजेस हैं वो एक दूसरे के खिलाफ
एक रिट पिटिशनें सुनना शुरू कर देंगे। जो जिन जजों को ख्याल है कि वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वो अपने से सीनियर जजों के खिलाफ साजिशें शुरू कर देंगे। सो आर्टिकल 209 की प्रोटेक्शन जिन जिन ऑफिसर्स को हासिल है वो तो आपने उड़ा दी। 199 के अंदर लिखा हुआ है कि रिट पिटीशन जज के खिलाफ नहीं हो सकती, आपने वो भी उड़ा दी। सो ये तो एक बिल्कुल तबाहकुन फैसला है और इसके बड़े दूररस असरात होंगे इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तान के इदारों के ऊपर। और ये मतलब ठीक है, एक आदमी की तो आपने जान छुड़ानी है वो आप 209 में कर लेते, लेकिन यहाँ पे दी गई है जहांगीरी साहब को, जस्टिस जहांगीरी को? जाहिर है ये इस्लामाबाद के हल्के खुलवाने की सजा दी गई है और इसके अलावा क्या उन्होंने करना है। जहांगीरी साहब जो है वो नून लीग के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, हर ऑफिस पे वो रह चुके हैं। ये तो बड़ा आसान तरीका है ना कि 40 साल बाद किसी को कह दोगे कि आपकी डिग्री ले ली, अल्लाह खैर सल्लाह, वो आप करता रहे। और ये देखिए, ये मेरा ख्याल ये है कि ये एक अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा टेंशन है सियासत में जिसकी वजह से इदारे जो हैं वो उनको सफर करना पड़ रहा है। और मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि देखिए इस लड़ाई में एक तरफ बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है जो इमरान खान है, दूसरी तरफ कोर्सिव पावर है एस्टैब्लिशमेंट की। इस लड़ाई में फिर नुकसान किसका हो रहा है? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के मीडिया का हो गया जो तबाह बर्बाद हो गया सेंसरशिप्स के नतीजे में। पाकिस्तान की जुडिशरी तबाह हो गई, हमारी सिविल सोसाइटी तबाह हो गई। सारी हमारी जो डिबेट थी कि हम एक क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ हम जा रहे थे, हमारी वो डिबेट ही रिवर्स हो गई, यहाँ डेमोक्रेसी के लाले पड़ गए। अच्छा, तो चौधरी साहब ये बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन पिंडी में बकौल आपके किसी ना किसी से तो आपका राब्ता होगा, किसी न किसी से तो आपकी मुलाकात हुई होगी, कहीं से तो कोई आपको हौसला अफजा पैगाम मिला होगा जो आप अपना मफाहमती मिशन ये चला रहे हैं। कभी उनके साथ बैठ के ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं, वहाँ ये रियलाइजेशन है? नहीं, सच्ची बात यह है कि मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। हमारे महमूद मौलवी साहब की दोस्तियां हैं और उनकी जो गुफ्तगू है वो मुख्तलिफ जगहों पे रहती है। और वो उन्होंने पिछली दफ़ा जब हमारी मुलाकात भी फैसिलिटेट हुई थी और जाहिर है कि वो इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती थी। अभी जो मुलाकात होगी जाहिर है कि वो जो भी मुलाकात होगी तो वो भी जाहिर है कि एक अरेंजमेंट में ही होगी। जब भी होगी तो देखते हैं अब आगे कैसे चल। अगर इतने ताल्लुकात हैं मौलवी महमूद साहब के, और यकीनन हैं, अभी से नहीं बहुत पहले हैं, जाहिर सी बात है, हम आप तो जानती हैं कराची इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी से नहीं, पुराने हैं और हम जानते हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए खान साहब से मुलाकात की कोई सबील निकाले ना। उनसे मुलाकात का भी फायदा नहीं है जब तक हम एक एनवायरनमेंट ना बनाएं कि जिसमें टेम्परेचर नीचे हो। खान साहब से मुलाकात का कोई हासिल नहीं होगा जब मेरी और आपकी कोशिशों पे खान साहब ने पानी फेर दिया। तो देखिए, मैं खान साहब को काफी अच्छी तरह जानता हूँ। इमरान इस्माइल की तो उम्र ही गुजरी है खान साहब के साथ। हम जानते हैं कि खान साहब से क्या बात करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। तो मुझे उम्मीद यही है कि एक दफा ये पहले ये जरा कोट लखपत वाला मामला सॉल्व होता है तो फिर हम खान साहब को भी बहुत सारी बातों के ऊपर जो है वो कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके टाइम का। और फवाद चौधरी आज भी पुरुमीद हैं कि मुफाहमती मिशन आगे बढ़ेगा और अगर ये रियलाइजेशन पिंडी और हुकूमत में हो गई, वहाँ पर इनकी बात सुन ली गई, कोट लखपत में इनकी बात सुन ली गई, जो कोट लखपत के असीरान हैं वो अगर रिहा हो जाते हैं तो बड़े पुरअतमाद हैं फवाद चौधरी साहब कि हम मिलकर मुफाहमत के लिए इमरान खान साहब को कन्विंस कर लेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आपके साथ है इन तमाम बातों का हुकूमती जवाब क्या होगा और हुकूमत भी क्या वाकई जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे लाने में इंटरेस्टेड है, उसकी विल है। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो सियासी बातें हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन एक जो अच्छी खबर, एक और पाकिस्तान की जीत और पाक भारत जंग पे अक़वाम मुत्तहिदा की मारीन की भी एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि खुसूसी मारीन है जो मई में पाक भारत जंग थी उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए भारत के हमले को गैर कानूनी करार दिया है। और उसके साथ साथ जो सिंध तास मुआहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी पर भी भारत के
ख़िलाफ़ एक चार्जशीट जारी कर दी है। और बस यहाँ पर नहीं हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा के सवालात पर जो सवालात दिए गए उस पर भारत को सुबकी हुई और भारत उस पर लाजवाब भी हो गया। पाकिस्तान उसमें सुरखरू ठहरा एक दफ़ा फिर। मुख्तसर बताते चले कि जो सवालात भारत को दिए गए और भारत उनके जवाब ना दे सका। क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत है जो उसने पाकिस्तान पर लगाए थे? सवाल नंबर 2, क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का अजाला कर सकेगा और उस पर माफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास माहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास माहदे की डेप्यूटी रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? और सवाल ये भी पूछा गया कि बताया जाए कि भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का इरादा रखता है। ये वो सवालात थे जो भारत से पूछे गए और भारत इस पर लाजवाब हुआ। लेकिन मसला ये है कि जो पानी रोका जा रहा है सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत की जानिब से, उससे पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। फसलों को भी यकीन उससे नुकसान होगा, ये भी बात, और उसके साथ साथ कुछ सियासी गुफ्तगू। राना तनवीर हुसैन साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, PMLN के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम। राना साहब, मुझे पता है आपकी तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन थैंक यू वेरी मच उसके बावजूद टाइम देने के लिए। सर ये बताइए, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत ने की है और अभी तक मुस्तकिल कर रहा है, लेकिन इससे जो पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और पानी डेफिनेटली जब नहीं छोड़ा जाएगा मुनासिब मक़दार में तो फसलों को नुकसान होगा। इस पर गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है और क्या प्लानिंग है? देखिए, गवर्नमेंट ने तो पहले दिन से ही ये कहा था कि अगर वो पानी को बंद करता है या पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जो हमारे 10 मई का उनके साथ कन्फ्लिक्ट आया था तो उसमें उनको बड़ी सुक्की हुई थी और जो दुनिया में काफ़ी रसवाई उसकी हो रही है। और आज जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे UN ने जिस तरह रिपोर्ट दी है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो खैर जो सिंतास ट्रीटी है उसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है। तो मुझे नहीं अभी तक समझ आ रही कि इसको क्यों नहीं उस एंगल से लिया गया। और हमने तो इसको डिक्लेयर किया था कि हम इसको एक्ट ऑफ वार तस्वर करेंगे अगर वो पानी को बंद करेगा। तो इस तरह के दरिया, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है पंजाब का, उसका भी एक स्टेटमेंट आया है, एक प्रेस रिलीज, कि इस फ्लो जो है दरियाओं में, चिनाब में, झेलम में और कम हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा एक चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। तो सर पे वे आउट क्या है? हुकूमत ने क्या सोचा है, क्या करेंगे? देखें ना, अभी तो ये लीगल एक हम गए हुए थे उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे अब ये जो वर्डिक्ट है वो हमारे फेवर में आया कि ये उसने इलीगल एक्ट है उसका। तो अब उसके फर्दर देखते हैं क्या इम्प्लीकेशन है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यकीनन, क्योंकि भारत की हरदर्मी तो बरकरार है और बरकरार ही रहेगी। जिस तरह से कश्मीर के मामले पे भी उसकी हरदर्मी बरकरार है, तो नुकसान तो हमें है। क्या इसको जो आबी दहशतगर्दी हमने तस्वुर किया था, तो क्या इस पर हम क्या अब करेंगे इसको लेकर? देखिए, हमने तो कहा था कि इसको एक्ट ऑफ वार हम तस्वर करेंगे, तो जितने भी मेजर हम ले सकते हैं लेंगे। इस तरह तो बिल्कुल हम चुप तो नहीं कर सकते। एक हमें जीत मिली है या हमारी फतह हुई है उस इंटरनेशनल फोरम पे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसके बाद डेफिनेटली हमारा जो स्टांस है वो मजबूत हुआ है और हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आज सियासी थोड़ी गुफ्तगू। आपसे कबल हम फवाद चौधरी साहब से ही गुफ्तगू कर रहे थे जो कि एक मुफाहमती मिशन लेके चल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का कहना यह था कि हुकूमती जो बहुत सारी हुकूमती शख्सियात, यानी हुकूमती सतह पर भी सबको नहीं कह सकते, कुछ इस बात पर कायल हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि नवाज़ शरीफ का बताएं ना कि असल जो इसका कोई अथॉरिटी है, कोई पावर है तो नवाज़ शरीफ साहब है। उनका क्या मूड है? सर क्या मूड है आपकी? शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब के भी आप पुराने साथी हैं, आप खुद एक सीनियर वजीर हैं, एक आपका मकाम है PMLN पे। क्या चाहते हैं आप, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए?
नहीं देखिए, हम तो चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट है और हमने हमेशा कोशिश की है कि इस पे हमें जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा है वो तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का है, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी है। जैसे पहले डिफॉल्ट से उन्होंने, पहले जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उससे डिफॉल्ट से हमने उसको निकाला, जो खतरा था उसको, रेड लाइन थी, उससे बड़ी मेहनत से रात दिन उन्होंने वायर टूर करके कर्जे ले लेकर जी, मैंने कहा क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो नहीं आई ना, तो कर्जे ले लेकर ना सर। नहीं, मैं उसकी कर रहा हूँ डिफॉल्ट की बात, तो डिफॉल्ट से हमने उसको निकल गए। अब रही बात रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी की, उस पर इन्वेस्टमेंट फोरम हम किए हैं, बहुत सारा B2B फोरम किए हैं, चाइना में, सऊदीया में, हर जगह पे हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि नो एड, हम ट्रेड पे बिलीव करते हैं, ट्रेड वी वांट ट्रेड नॉट ट्रेड, तो उस पर हम फोकस है। लेकिन अगर आप समझें कि फौरी तौर पे जो कर्जे हैं उनको लेना बंद कर दें, तो सिस्टम उस तरह तो सस्टेन नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह ग्रोथ आ रही है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब दिन में 2-3 मीटिंग 4 मीटिंग करते हैं इकोनॉमी के ऊपर, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ये बड़ा एक लॉन्ग टर्म एक सब्र काम होता है। पॉलिसीज़ का जो रिजल्ट आता है, फ्रूट आता है, पॉलिसीज़ अब काम कर रही हैं और उनको इम्प्लीमेंट अब कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे आप देखेंगे कि बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। तो इसलिए हमारा तो बयान ही यही है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इस किस्म के जो एलिमेंट हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं या अदारों को कमज़ोर करते हैं, या PTI का जो एजेंडा है, किसी न किसी तरीके से उनको इंगेज करें। लेकिन उनकी हट तरमी ही कुछ ऐसी है कि उस पर फिर बात ख़त्म हो जाती है। सर अपोजिशन है, लीडर उनके जेल में है, उनकी अडदर्मी तो शायद 100% ना से ही 55-70% जस्टिफाइड है, मगर हुकूमत क्या कर रही है पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए? आप अडियाला जेल के आगे जो है उनकी बहनें बैठी रहती हैं, आप लोग मुलाकात नहीं कराते, उस पर सोने पे सुहागा ये कि पहले पुलिस उनको मार के भगाती थी, अब उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, फिर उसको हुकूमती वज़रा आके कहते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है, फिर आप कभी इंदिया देते हैं कि PTI पे पाबंदी लग जाएगी, फिर ख़बरें आती हैं कि गवर्नर राज वहाँ पर लग जाएगा। हुकूमत की ख्वाहिश हो सकता है हो, अगर मैं आपकी बात दुरुस्त मान लूँ, लेकिन हुकूमत के इनिशिएटिव्स क्या हैं जो हम समझे कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए? देखिए, मुझे भी कोई समझ नहीं आती कि किस तरह आपके जो एनालिसिस होते हैं कि आपने KPK का देखा, जब से KPK की गवर्नमेंट आई है, उनको हमने गवर्नमेंट वहाँ पे उनकी बनी और उसको एक्सेप्ट किया, और वहाँ से इन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, वहाँ पे इन्होंने जिस तरह काम किए, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा टॉलरेंस शो की, और कॉन्स्टिट्यूशनल तो ऑप्शन थे हमारे पास, लेकिन हमने कोई उसको एक्सरसाइज नहीं की। इस तरह जब मुलाकातें होती रही, जब मुलाकातें कराते हैं तो बाहर आके जब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, तो ये बताएं कौन किस जगह पे है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो हम भी मिलते थे, तो बाहर आकर कोई स्टेटमेंट तो नहीं देते थे, कोई तमाशा तो नहीं लगाते थे बाहर गेट पे, जेल के गेट पे। तो ये तो किसी तरीके से भी उनका कंडक्ट जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल एक कदम वो उठाएंगे तो हम 2 कदम उठाएंगे। सर आप 1 कदम उठाएंगे तो फिर शायद वो 2 कदम उठाएंगे। आप हुकूमत हैं, आप जब मियाँ साहब से मुलाकातें करते थे, कभी ऐसा वक्त मुझे तो याद नहीं है कि आप हमें ये पता चला और हमने इस पर कोई प्रोग्राम किया हो कि PMLN की क़यादत को मिलने नहीं दिया जाता। नवाज शरीफ साहब उस भी पॉलिसी बनाते थे, जेल में थे तब भी पार्टी चलाते थे, जब लंदन चले गए और पे इश्तिहारी करार दिए गए, मफरूर करार दे दिए गए, तब भी पूरी की पूरी काबीना वहाँ पर जाती थी, उनकी इंस्ट्रक्शन लेते थे, वापस आते थे, पार्टी चलाते थे, हुकूमत चलाते थे। तो कभी आप पे तो पाबंदी नहीं लगी मुलाकातों के हवाले से, आपकी पोजीशन ही नहीं थी, ना कभी मियां नवाज शरीफ साहब को कैद तनाई में रखा गया। नहीं, आपके ख्यालात हैं इस किस्म के। वो जो था प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो इमरान खान है, उसकी आपने स्पीचेस सुनी, उनके बयान सुने कि मैं ऐसी उतार दूँगा, मैं इनको ऐसा मज़ा चखाऊँगा, मैं फर्श पे लटाऊँगा। तो ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं। ऐसे ना करें कि कोई ऐसा हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं। सारे के सारे जेलों में थे लोग, जो कौन सब हमारा सीनियर बंदा था जो जेलों में नहीं था, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, शहबाज साहब हैं या मरियम बीबी हैं, दरवाजे तोड़े गए होटलों के, बहुत ही कुछ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आप शायद भूल जाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद
जो पार्टी है वो तरीके इंसाफ वो चल रही है अंदर से। अब जो इतनी बड़ी चेंज जो अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाया है इन्होंने, वो अंदर से ही उन्होंने कहा है ना कि अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाता हूँ। तो इससे ज्यादा और क्या किसी ने चलानी होती है पार्टी, वहीं से चल रही है सारी। फिर आफरीदी की एक मुलाकात भी नहीं करवाने दी आप लोगों ने? किस की? अफरीदी की? अफरीदी की कोई एंटाइटलमेंट तो नहीं है ना कि उसको जरूर कराएं, कोई चीफ मिनिस्टर है। नहीं तो ना कराने की वजह क्या है? अब तो नवंबर भी गुजर गया। नहीं, जब वो तमाशा लगाते हैं बाहर आके, वो एफिडेविट दे दें कि हम नहीं कोई सियासी एक्टिविटी करेंगे, जाएं केपीके में जाके वहाँ बयान देते रहे, लेकिन जेल के बाहर गेट पे जो होता है वो नहीं आपको पता। इस तरह तो नहीं होता, दुनिया में किसी जगह नहीं होता। ठीक है सर, नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था जो कि बड़ा मशहूर बयानिया था एहतसाब का, कि उनके साथ जिसने ज़्यादती की उसका एहतसाब होना चाहिए। क्या जनरल फैज़ हमीद साहब के जो सज़ा हो गई, उनका कोर्ट मार्शल हो गया, तो ये मुकम्मल हो गया उनका मुतालबा जो नवाज शरीफ साहब का एहतसाब का होता था? मुतमईन है नवाज शरीफ साहब? देखिए, मैं समझता हूँ फैज़ हमीद को जो हुआ है वो बिल्कुल उसके बल्कि और भी मेरा ख्याल ज़रूर होना चाहिए। जो उसके कारनामे थे या जो उसने ऐसे ऐसे एक्शन किए जिसमें और भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर इंटरोगेशन में पता चला मजाज अथॉरिटी को कि कोई और चीज़, कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं उसके साथ, तो डेफिनेटली वो भी उस पर कोर्ट के कटहरे में आएंगे। और लोग कौन कौन हो सकते हैं सर? नहीं, मैं तो ये कह नहीं ना सकता, वो तो वही बताएगा कि किसको उसने, अगर उसने को बयान दिया है, अगर किसी को इम्प्लीकेट किया है तो फिर ही है ना। हमारे पास तो वो स्टेटमेंट नहीं है उसकी। नहीं, आपके पास तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब बात करते थे तो वो फैज़ हमीद को भी मुखातिब करते थे, जनरल बाजवा को भी मुखातिब करते थे। हम तो कहते हैं कि कोई 3-4 जज थे और जो मुलव्वस थे इन लोगों में, जो अलाकार बने हुए थे, तो ज्यादा तो फैज़ हमीद ही था इसका करता था सारी चीजें। और जनरल बाजवा इसमें नहीं आते, उनका कोई रोल नहीं? बाजवा साहब ने तो वहाँ पे उसको यहाँ से ट्रांसफर किया, पेशावर लगा दिया, वहाँ भी वो नहीं रुके तो फिर पालपुर पे ही भेज दिया। वो तो एक्शन करते रहे हैं। अच्छा, ठीक है, यानी PMLN की डिमांड या नवाज शरीफ साहब की डिमांड कम से कम जनरल बाजवा के एहतसाब की नहीं है? नहीं, अगर उसके कोई एविडेंस मिली तो क्यों नहीं, लेकिन मैंने बताया कि फैज़ हमीद के साथ जो गठजोड़ रहे, तो आपको याद होगा कि यहाँ से निकाल के, और लड़ाई भी इमरान खान की यही हुई थी ना कि इसको फैज़ हमीद को मैं नहीं छोड़ना, आई में DGISI था, तो उन्होंने तो उसको वहाँ से निकाला, आपको याद होगा। ठीक है, अच्छा ये बताएं सर कि एक DGICR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद ये बताया जाता है हमें कि जी जो इमरान खान साहब हैं वो अब एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अगर वो सिक्योरिटी थ्रेट है तो क्या, और फिर ये इम्प्रेशन भी मिला, सवाल पूछा भी गया कि क्या PTI पे पाबंदी लगेगी? उन्होंने कहा ये हुकूमत फ़ैसला करेगी। अब हुकूमत फ़ैसला करना चाह नहीं रही, फ़ैसला कर रही है या थोड़ा सा उसको लेकर किसी फ़ैसले पर नहीं पहुंची है? क्या इरादा है? PTI अगर सिक्योरिटी थ्रेट है, इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है, तो PTI पे पाबंदी लगाने का कोई फ़ैसला हो रहा है या आप लोग फ़ैसला कर नहीं पा रहे? PTI में तो कुछ लोग अच्छे भी हैं जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, चंद लोग होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रोग्राम होगा, इंक्लूडिंग बानी PTI। तो मैं तो समझता हूँ बिल्कुल इसका एजेंडा है बानी PTI का, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, अदारों को कमज़ोर करना। तो उसकी जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो उसने तालिबान के साथ जिस तरह की रव रस्म पैदा की है, जिस तरह इंडिया के साथ बयान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन जस्ट सी वेट, क्या कहते हैं, वेट एंड सी। वेट एंड सी से क्या मुराद लूँ कि आप पाबंदी लगाने का इरादा रखते हैं PTI पे? नहीं, पाबंदी मैंने कहा PTI की सारी जमात तो एंटी पाकिस्तान नहीं था, वो तो चंद लोग हैं। -1 फार्मूला? -1 देखें, PTI अगर कोई मुस्बत पॉलिटिक्स करती है तो मैं समझता हूँ कि हर एक को पॉजिटिव पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का हक है, लेकिन अगर यही वो इंतशार और फसाद और नफरत की सियासत करेंगे तो फिर डेफिनेटली कानून हरकत में आएगा। आप देखें तो सही ना। अच्छा सर, आखिरी बात, 28 से ही तरमीम कब आ रही है, आपके इल्म में है या
जिस तरह से 27वीं आ गई उसी तरह से 28वीं आ जाएगी? बस उसी तरह ही आ जाएगी, लेकिन अभी तो कोई नहीं है, अभी तो 27वीं भी काम हो रहा है। नहीं तो 28वीं पे जो काम होना है उस पर ये फैसला हो गया NFC अवार्ड को रिविजिट जिस तरह से किया जाने वाला था? प्रोसेस देखो, प्रोसीडिंग हो रही है, जब कुछ चीजें कुछ तय हो जाएंगी तो फिर आ जाएगी, क्योंकि यानी काम शुरू हो गया 28वीं आईनी तरमीम पर? नहीं, NFC का तो मेरा 2 मीटिंग हो चुकी है, वर्किंग ग्रुप बना दिए हैं उन्होंने 5-6 फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी तो फिर उसके बाद फैसले हो जाए। अच्छा, तो यानी मैं आपकी बात से ये कंफर्म करूं कि 28वीं तरमीम पे काम शुरू हो गया है? नहीं, मैं NFC की बात कर रहा हूँ कि NFC उसी का हिस्सा होगा ना सर? अगर इसमें उसी का हिस्सा है डेफिनेटली, जब ये होगा तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब आपके टाइम का। फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज है हमारे हक़ में। राना तनवीर साहब का कहना था कि बयानात आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के भी हमारे मौक़िफ़ की तायद हो रही है, लेकिन इसको हमने बहुत सीरियस, इस इशू को हमने एड्रेस करना होगा, क्योंकि हमने इसको एक्ट ऑफ वॉर करार दिया था कि अगर भारत पानी रोकता है तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। तो अगला लाएमल क्या होगा इस पर हम प्लान कर रहे हैं। ताहम पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश है, लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि जो उनके बयानात होते हैं वो शर्मंगेज़ होते हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।